नमस्कार दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। वो चर्चा बरवाला की सबसे बड़ी चर्चा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर आवाज की कीमत है। कोई भी आ सकता है हमारे मंच पर, अपनी आवाज उठा सकता है, अपनी बात रख सकता है, क्योंकि जनता जब वोट देती है तो जनता सवाल भी करती है। जब सवाल करती है तो जिसने वोट लिया है जवाब भी वही देगा। आज हमारे साथ है श्री भगवान जी। श्री भगवान जी एक लेक्चरर हैं और लगातार बच्चों को भी ये चीज समझाते रहते हैं, प्यार से पढ़ाते रहते हैं कि हमेशा अपनी बात रखनी चाहिए, बात को दबाना नहीं चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, पहले तो दर्शकों को पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मैं श्री भगवान, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेबीपुर बरवाला। श्री भगवान जी, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं तो सबसे पहले आपसे यही बात करूंगा, आजकल सरकार जो है युवाओं के लिए मैं कहता हूं कुछ नहीं कर रही। जो युवा जो है लगातार नशे के अंदर जो है अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खेलने नशे को रोकने के लिए सरकार करोड़ों लगा रही है, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनके बजट के जो है खजाने खाली हो जाते हैं। बिल्कुल सरदाना जी, आपने सही कहा कि आजकल युवा भटक रहा है और वो नशे की लत में पड़ रहा है। तो नशा एक ऐसी लत है, जब आदमी शुरू में उसको शौक में पीना शुरू कर देता है, बाद में नशा आदमी को लेता है फंसा, फिर उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। सरकार खेलने के लिए बहुत खर्च कर रही है कि बच्चे खेलें, आगे बढ़ें, कुछ करें। सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, परंतु बच्चे नशे में पड़ गए, आदत पड़ गई। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, जो बेचने वाले हैं नशा, उन्होंने भी आदत पड़ी, उनको पैसे मिलते हैं ज़्यादा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होती है नशे में। इसलिए हमारे युवा भटक रहे हैं और नशे की लत में जा रहे हैं। मैं माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा और सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि युवाओं को स्पेशल ध्यान दे करके उनको नशे से हटाएं और देश को आगे बढ़ाएं। देख लीजिए, श्री भगवान जी ने खास तौर पे कहा कि सभी से अपील भी की कि युवा आगे बढ़े, उनके माता पिता से भी अपील की है युवा आगे बढ़े। मैं फिर से उसी चर्चा पे आऊंगा श्री भगवान जी, जबकि नशे को रोकने के लिए सरकार का कोई बजट नहीं लगता, प्रशासन लगातार फील्ड में रहता है, पुलिस फील्ड में रहती है। अगर प्रशासन को सख्ती से आदेश दिया जाए तो प्रशासन इसे रोक सकता है। जी बिल्कुल, देखो बिना पावर कुछ नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जी, आप मेरे साथ जो आप बीती बता रहा हूँ। मैं पिछले इलेक्शन में डिप्टी कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने डीसी फ्लाइंग में लगा दिया। मुझे बरवाड़ा समेत 18 गांव दे दिए, मुझे पूरी पावर मिली, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला। तो मैं नशे पत्ते के लिए, जहां मैं 14 वार्ड में रहता था, वहां कोई नहीं आता था, मेरे घर के पास लेने के लिए भी नहीं आते थे, नशा लेने के लिए भी, क्योंकि पावर से लोग डरते हैं। इसीलिए पहले पावर हासिल कीजिए, ताकत से डरते हैं। एक ये दीवार है बहुत ताकतवर, मैं उदाहरण देता हूँ, इसके मुक्का मारेंगे हमारे दर्द होगा, लेकिन जैसी भी ताकतवर आ जाएगी तो ये ढह जाएगी। जैसे कि आपने वार्ड नंबर 14 का जिक्र किया, आजकल वार्ड नंबर बरवाला का 14 ही सबसे बड़ा नशे का गढ़ है। एक युवक ने ये कह दिया था कि हिसार से लेके आसपास के क्षेत्र में सप्लाई वार्ड नंबर 14 से होता है। जी हाँ, मैं खुद हैरान हूँ, मैं उधर ही रह रहा हूँ 14 वार्ड में ही, और मैंने प्रोसेसन निकाला, एक प्रोसेस जो था हमारा, कि वहाँ के सामाजिक लोग कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और एक प्रोसेसन जुलूस निकाला, उसमें मैं भी शामिल हुआ। तो हमने कहा भाई 14 वार्ड में कोई नशाखोरी या कोई किसी प्रकार का नशा नहीं बेचा जाएगा। तो लोगों ने तो सहयोग दिया और जो बेचने वाले कुछ दिन दूर रहे, लेकिन जो नशा लत पड़ चुके थे वो ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे कोल्लू फट जाने के बाद, उठ जाने के बाद कुत्ते ढूंढते हैं कि भाई यहाँ तो कोल्लू होता था। तो ऐसे वो नशे वाले फिर भी आते लोग, और उन्होंने फिर बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद, मतलब अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, सामाजिक लोग जो वहाँ के वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये सबका एक मेल जोल होगा, पुलिस का भी, प्रशासन का भी और जनता का भी सहयोग होना चाहिए, तब दूर ये रोग होना चाहिए। नहीं तो हर रोज़ अगर एक आदमी या गांव के या उसे एरिया के इकट्ठे होकर के वहीं रोकने के लिए जाएंगे तो वो भूखे मर जाएंगे, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो दूसरा, सरकार भी रोज उधर ही ध्यान देगी तो दूसरी तरफ
ध्यान हट जाएगा। तो ये एक मिला जुला सहयोग होना चाहिए, ऐसी मैं अपील करूंगा। सरकार को क्या मुहिम चलानी चाहिए इसको लेकर? देखो, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं तो कहूँगा सरकार बेस्ट कर रही है, मैं नहीं कह सकता सरकार अच्छा नहीं कर रही। तो ये कहूँगा सरकार बढ़िया कर रही है, जनता से अपील भी कर रही है, खेलने के लिए बहुत पैसा भी दे रही है, और बच्चों को खेल में लगा जाए। वो जो युवा हैं जो भटक रहे हैं, उनको खेलने पे ध्यान, माँ बाप ज़्यादा ध्यान दे कि बेटा तू खेल, तू नशा मत कर, इस टाइम खेल के आओ, खेल के समय खेलो। माँ बाप तो कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा नशा करे। जब आसपास का माहौल ऐसा होगा, आप लेक्चरर हैं, जैसे स्कूल का माहौल होगा, कोई पानी के गिलास के अंदर कोई डाली हुई चीज तो है नहीं कि आपको एक गिलास पिलाएंगे आप वो चीजें भूल जाओगे। माहौल जैसा होगा वैसा ही बच्चा बनेगा ना। तो हमारे जो हरियाणा प्रदेश का जो माहौल है लगातार बदलता जा रहा है, लगातार जो है यहाँ पर नशा बेचने वाले पूरा की पूरा अपना साम्राज्य कायम करते जा रहे हैं। इसके लिए जी मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि मैं बीड़ी सिगरेट ना पीता होगा, प्रधानमंत्री बनने का लेके रहेंगे मौका, तो मैं भी वहाँ 14 वार्ड में रह रहा हूँ, नशा पता मैं करता ही नहीं। बीड़ी सिगरेट शराब नशा किसी प्रकार का, तो चाहे भले ही ठेके खुले हो, चाहे कोई नशा बेच रहा हो, सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को बच्चों को इससे दूर रहने के लिए। ये देख लीजिए, श्री भगवान जी ने बिल्कुल सही बात कही है। दोस्ती ऐसी करो जो निभाई जा सके, बुराई लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दोस्त अच्छाई देता है तो रख लीजिए, अगर बुराई देता है तो उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि श्री भगवान जी का पूरे बरवाला के आसपास के इलाके में चर्चा है, ये भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि जनता वोट दे तो कोई क्या नहीं कर सकता। श्री भगवान जी, आप क्या सोच सकते हैं अगर जनता, आप जैसे रिटायरमेंट होते हैं, आप राजनीति में आते हैं, जनता आपको वोट देती है, तो आपकी पहले जो काम होंगे क्या होंगे? मैंने तो सुना है कि आपके पास रोजगारों का भी खजाना है। अधिकारी जो हैं आपसे चर्चा करते हैं कि आप इतने रोजगारों का जिक्र करते कैसे हैं? जी सरदाना जी, आपने सही कहा, मेरे पास रोजगार हैं 10 करोड़, और यही है मेरी प्रधानमंत्री बनने की सबसे बड़ी मरोड़। अगर मैं जनता को रोजगार दूंगा, पढ़े लिखे युवाओं को जो +2 पास करके 10वीं पास करके बोर्ड की परीक्षा, हमारे समय में तो सरदाना जी 8वीं भी बोर्ड की होती थी, 10वीं पास करके 10वीं का बोर्ड, 12वीं का बोर्ड, तो वो बच्चे कुछ इंटेलिजेंट हैं, वो इस देश के एक अच्छे नागरिक हैं, और उनसे अगर काम लिया जाए, सरकार उनको 15-20 हज़ार रुपये में भी कहीं भी लगा दे, तो वो बच्चे नशे से भी बचेंगे, 8 घंटे ड्यूटी भी करेंगे, चोरी चकारी नशा पता सब छोड़ करके वो एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और देश की तरक्की भी होगी। तो मेरी ये सोच है कि मैंने 10 करोड़ रोजगार दे करके देश को, युवाओं को काम दे के भारत देश को एक खुशहाल देश बनाना है, वास्तव में इसको सोने की चिड़िया बनाना है। देख लीजिए, युवाओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। श्री भगवान जी, अगर आपकी बात पर चला जाए तो जैसे अब आपने कहा कि रोजगार देना चाहिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए, कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सेंटर के हैं या प्रदेश के हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए लगातार मांग कर रही हैं। लोगों का यह जिक्र रहता है कि जितनी पेंशनें अगर सरकारी कर्मचारी को दी जाती हैं, अगर इतने में तो 3 रोजगार, 3 युवा को रोजगार मिल सकता है जो प्रदेश के लिए काम करेंगे। आप इस बात को कितना सही मानते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जो एक कर्मचारी 60 साल में रिटायर होता है या 58 साल में रिटायर होता है, सरकार उसको पेंशन नहीं दे रही है। पेंशन हमारा उस समय का साथ है, बुढ़ापे की लकड़ी है, बुढ़ापे का सहारा है। उस समय अगर पेंशन नहीं मिलेगी, हमने 58 साल की उम्र तक देश की कर्मचारी होकर के सेवा की है किसी ने भी, तो वो एक बहुत ही मूल अधिकार मानता हूं मैं कि उसको मिलना चाहिए। उस समय वो कोई काम भी नहीं कर पाता, उम्र भी ज़्यादा हो गई है, बीमार भी रहता है, बच्चे भी नहीं संभाल पाएंगे उसको, तो केवल इसी लालच में संभालेंगे कि हमारा पापा 1,50,000 रुपये पेंशन ला रहा है, हमारी मम्मी पेंशन ला रही है। तो ये ज़रूरी है, कर्मचारी को पेंशन ज़रूर दी जानी चाहिए, और वो मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ तो पेंशन तैयार है। क्यों? मैं 10 करोड़ रोजगार भी दूंगा, पेंशन भी दूंगा सरकारी कर्मचारियों को, तो वो पैसा और देश की नंबर 1 GDP बना दूंगा। मैंने इतना दिमाग लगा के तैयार की है वो कि 10 करोड़ रोजगार दूंगा तो देश पर बोझ भी नहीं पड़ेगा।
पैसा इतना बेशुमार आएगा, नंबर 1 जीडीपी होगी भारत की। ये रात को ही मैंने एक सोचा है इस बारे में रात को कि भाई हमारी नंबर 1 जीडीपी हो जाएगी जब देश पर बोझ नहीं पड़ेगा। देश का 10 करोड़ तो एकदम से रोजगार देंगे। तो जब हम अलग सोचेंगे, अलग करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि हम युवाओं को एक अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं, देश को नौकरी दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत को खुशहाल बनाना चाहते हैं, ऐसी हमारी। श्री भगवान जी, देश को आगे बढ़ाने के लिए योजना है, युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास योजना है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या योजना है? 58 साल तक ऐसे कर्मचारी भी हैं जितनी उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती उससे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। जब उनकी अलमारी और तिजोरी खोली जाती हैं तो खरबों रुपए निकलते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 1 लाख, और जब काला पैसा है, जो ब्लैक मनी है, उनकी तिजोरी से खरबों रुपए निकलता है, जिसे गिनने के लिए 20-20 मशीनें लगाई जाती हैं। उसको रोकने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? सरदाना जी, सही कहा आपने। आजकल भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। हम मानते हैं खामियां रह जाती हैं, है कौन ऐसा जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी जमीन नहीं है, तो कमी रह गई है। वो कमी दूर करने के लिए मेरे पास बहुत उपाय हैं, क्योंकि नंबर 1 बात तो ये है कि मैं कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दूंगा। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे तो जैसे ही संख्या बढ़ेगी ज़्यादा कर्मचारी होंगे, तो 2 नंबर की कमाई नहीं होगी। ज्यादा कर्मचारी होंगे तो ज्यादा भ्रष्टाचार भी करेंगे? भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि सबको नौकरी मिलेगी। जब आदमी को, जिसको मिल रहा है, उसको अफसर लग गया। मैं उदाहरण के तौर पे, हमारे कोई 2 नंबर का पैसा होता नहीं, हम तो लेक्चरर हैं, हमें तो पेन भी खुद में खरीदना पड़ता है, हमें कोई पैसे चाहिए ही नहीं। हमें तो, हम तो बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं ताकि बच्चा पढ़े और अच्छा नागरिक बने। तो ज़्यादा कर्मचारी होने से अब मैं सोच रहा हूँ मेरा बेटा तो नौकरी लगेगा ही नहीं, मैं हड़प लूँ पैसा, हड़प लूँ। जब पता है कि आपका बेटा अपने आप लग जाएगा नौकरी, श्री भगवान जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 10 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो जब पता है कि आपका बेटा भी लग जाएगा, उनका बेटा भी लग जाएगा, सबका बेटा लग जाएगा, तो भ्रष्टाचार क्यों करेगा? वो इसलिए कर रही है मेरा बेटा तो कामयाब नहीं हो पाया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूट लूँ। तो सरदाना जी, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दूंगा, भारत को खुशहाल करूंगा। ये देख लीजिए, श्री भगवान जी ने सबसे बड़ी बात कही है कि भविष्य की जब चिंता नहीं रहेगी तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। जब एक अधिकारी और एक कर्मचारी को यह पता रहेगा कि आज आप काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपके बच्चे को भी नौकरी मिलेगी और उसको भी रोजगार मिलेगा, तो उसको भी करप्शन जो है नहीं करेगा, भ्रष्टाचार जो है नहीं करेगा। श्री भगवान जी, आप जो लगातार एक प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, लगातार इस सपने का जिक्र करते हैं, क्या ये सपने कभी होंगे पूरे? जी, सपने पूरे होते हैं। अगर अब्दुल कलाम जी की लाइन याद आती है मुझे, उन्होंने कहा था सपने वो नहीं होते जो हम सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो ये मेरा ऐसा सपना है सरदाना जी कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। यही ध्यान है, जब भी नींद में भी ये सोचता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। और मैं जब 10 करोड़ रोजगार दूंगा, एक मैं साइंटिफिक आपको एक बात बताता हूँ, वैज्ञानिक तथ्य, कि जब भारत में 30 करोड़ के लगभग बेरोजगार है, पढ़ा लिखा, 30 करोड़ बेरोजगार, एक बेरोजगार के 3 वोट हैं, एक उसकी मम्मी का, एक उसके पापा का, एक उसका आपका। 30 करोड़ गुणा 3, 90 करोड़ वोट मिलने के चांस है। मुझे अकेले के, जब मैं इलेक्शन में जाऊंगा, मेरी पार्टी को 90 करोड़ वोट, भारत में वोटर 105 करोड़, 10 करोड़ डालेगा ही नहीं, 95 करोड़ वोट डला। और मैं जब प्रधानमंत्री बन के नौकरी दूंगा, करूंगा जनता का भला, तो कैसे लोग मुझे वोट नहीं देंगे? 90 करोड़ वोट। आज तक नरेंद्र मोदी जी को 40 पार्टियों के संगठन बना करके लड़े तो 29 करोड़ वोट मिला है, तीसरी बार बने। पहली बार 31 करोड़ वोट मिला। अब मेरे को तो अकेले को 90 करोड़ वोट मिलने की बारी है। अगर आप 10 करोड़ घटा दो तो 80 करोड़ रहेंगे, और 10 घटा दो 70 करोड़ रहेंगे। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बन करके दुनिया में दिखाऊंगा।
श्री भगवान जी ने खास तौर पे सही शब्दों में कहा है कि सपने वो जो बंद आंखों से देखे जाते हैं वो सपने नहीं होते, सपने वही जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, जो सपने इंसान को सोने ना दें, जो सपने वही पूरे होते हैं। हम भी श्री भगवान जी को शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में जब जैसे ही रिटायरमेंट राजनीति में जाए और ये प्रधानमंत्री बने, जब देश में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक पढ़ा लिखा नागरिक जो लेक्चरर है वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता। श्री भगवान जी एक और बात बता दीजिए, अगर प्रधानमंत्री बनना ही है तो किस पार्टी में रहकर प्रधानमंत्री बनोगे? कांग्रेस में, बीजेपी में और कौन सी पार्टी में? सर बहुत बड़ा सवाल किया आपने, पार्टी पूछी है मेरी, तो मैं तो कहता हूं पार्टी वही जो मुझे प्रधानमंत्री बनाएगी वही पार्टी मेरी। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं जनता का हूं। जनता जो कहेगी और पार्टी जो मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीट देगी उस पार्टी का मैं। फिर भी आपकी कोई आस्था तो होगी भाई ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसमें जाऊं मैं, यही काम करेगी, यही आपको आगे बढ़ा सकती है। कोई भी पार्टी हो, जैसे भाजपा पार्टी है, भाजपा पार्टी ने एक चाय वाले उम्मीदवार को पकड़ा, उसने प्रधानमंत्री बनाया। हमारे प्रदेश के जो नायब सिंह सैनी हैं, ये भी छोटे कार्यकर्ता थे, इनको भी एकदम बुलाते हैं और सुबह इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक तो यह पार्टी है, एक कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, जो लगातार पार्टी में संघर्ष करते हैं, छोटे पदों से होकर जाते हैं, फिर जाके बनाते हैं। बाकी और भी पार्टियां गठबंधन की हैं, काफी पार्टी हैं, फिर भी आपकी आस्था क्या है कि कौन सी पार्टी आपको एकदम आगे ले जा सकती है? देखो सरदार, मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, फिलहाल मैं लेक्चरर हूं और आपने कहीं से पता चला कि ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसे ही पार्टियों को पता चल जाएगा। मेरी कोई पार्टी नहीं, किसी में नहीं आस्था, मेरी जनता में आस्था और जनता बेरोजगारी में आस्था कि उनकी रोजगार दूं। सबसे बड़ी कामना मेरी यही है कि मेरी रोजगार देने में है आस्था और एक दिन जनता मुझे बना देगी। ये देख लीजिए, श्री भगवान जी जो हैं साफ तौर पर कह चुके हैं, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी किसी पार्टी में आस्था नहीं है। जो पार्टी मेरे कार्यों पर, मेरे कामों पर, मेरे विचारों पर मोहर लगाएगी और मुझ में आस्था रखेगी, क्योंकि मेरी तो सभी पार्टियां मेरी हैं, मेरी तो सिर्फ जनता ही मेरी पार्टी है, क्योंकि जनता मुझे वोट देगी और जनता ही मुझे प्रधानमंत्री बनाएगी। तो श्री भगवान जी, बरवाला विकास चर्चा की बातें कर रहे हैं, आप लगातार देखिए बरवाला में रहते भी हैं, वार्ड नंबर 14 में रहते हैं। बरवाला के अंदर जो प्रमुख समस्याएं हैं क्या है? देखिए, जब बाढ़ आई तो पानी की समस्या थी, मेरे पास फोन आई, हम गांव के सरपंच। बाढ़ कब? 1995 नहीं, अभी बाढ़ आई, अभी जो बरसात आई थी, बरसात आई थी बरवाला में। अब हरियाणा में बाढ़ थी, आपने देखा होगा, बरवाला में अधिक बरसात से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। हालात बन गए थे। तो मैंने अपने सरदाना जी ही हैं चेयरमैन साहब, रमेश बैटरी वाला, मैंने उनको भी फोन किया था, तो उन्होंने कहा जी लगा रखी हैं मोटर से और कहते हैं प्रधानमंत्री जी एक दो और बढ़ा देंगे। तो मेरा बड़ा रिगार्ड करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, मिलते रहते हैं। यहाँ पर भी चाय पे बुलाया था उन्होंने, एक दिन यहाँ चाय वाय पी थी। तो यहाँ का भी काफ़ी सुधार हुआ बरवाला में, अब पानी नहीं चढ़ेगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और सड़कें भी देखो काफ़ी बढ़िया बनाई। मेन सड़क जो भीड़ होती थी बाजार की, आप सभी देख रहे हैं, सदाना जी सड़क भी बनाई। तो काफ़ी काम हुए हैं और काम हमेशा होते रहते हैं, काम चलते रहते हैं, कभी विकास रुकता नहीं है, विकास होता है। श्री भगवान जी ने खास तौर पे कह दिया कि बरवाला के अंदर भी जो है अब तेजी से काम हो रहे हैं। श्री भगवान जी, कभी आप सड़क पे गए, कभी निचले हिस्से में गए जहां पानी आज भी बदहाली है? नहीं, मुझे जहां पर पानी की व्यवस्था हो लेकिन आज तक सड़कें नहीं है। आज के टाइम में बरवाला का 35% एरिया जो है अनअप्रूव्ड है, जहां पर विकास की एक ईंट नहीं लग सकती। अगर उस एरिया की बात की जाए तो वहां पर बड़े बुजुर्गों ने 4-4 पीढ़ियां उसमें शादी कर चुकी हैं जी, ठीक है। कोई अपने बच्चे की कर चुका है, जो बहू आई थी आज वो अपने पोते दोतों की शादी कर चुके, फिर भी वो वार्ड जो है अनअप्रूव्ड है और वहां पर विकास की एक ईंट इसीलिए नहीं लग सकती क्योंकि वो अनअप्रूव्ड है। इसके लिए तो फिर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। जब इतने सालों से कोई घर बनाए बैठा है तो किसी को बेघर नहीं किया जाए। तो जब अपना वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि भाई इतने पुरानी जो कॉलोनीज हैं, वक्त सभी का आता है, देर से देर जरूर आता है। यूं ही विधाता किसी को अधूरी इच्छा करके नहीं मारता है। और मैं भी विधाता से, सृष्टि से रिक्वेस्ट करता हूं या मेरी दुआ करता हूं कि मुझे भी मौका मिले, मैं प्रधानमंत्री बनूं और ऐसी जो पोतों तक की शादी कर दी उन कॉलोनीज को जरूर अप्रूव कराऊं, ऐसी मेरी सोच है।
ये देख लीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथ में कभी सत्ता आई तो मैं ऐसे कामों को पहले ही पूर्ण रूप से करूंगा, ऐसी अवैध कॉलोनियां या ऐसी अनअप्रूव्ड बस्तियों को पहले ही अप्रूव कर दिया जाएगा। अंतिम समय में आप बरवाला के लिए, जो हमारे बरवाला के विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप एक आम नागरिक के नाते उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि बरवाला के अंदर जो ये व्यवस्था होनी चाहिए? आज नंबर एक जो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बता दूं, स्टेडियम की चल रही है, जहां पर युवा अंधेरे के अंदर अपने सपने सजो रहे हैं, वहां पर लाइटिंग नहीं है, पानी नहीं है। कल ही डीसी साहब भी आए थे, वहां पर निरीक्षण भी किया था, लेकिन वहां व्यवस्था नहीं है। हाँ, कल मैं उधर एक बार HDFC बैंक से बाहर निकल रहा था तो मैंने डी साहब की गाड़ी जाते हुए देखा, वहाँ डी साहब आ रहे हैं बरवाला में। लेकिन रणबीर गंगवा जी का तो ये एक बहुत ही स्पेशल हल्का हो गया है। यहाँ से जैसे ही वो अच्छे वोटों से जीते तो कैबिनेट मंत्री भी बने और आते रहते हैं रणबीर गंगवा जी। कल भी हमारा उनके साथ खाना हुआ था और वो किसी प्रोग्राम में शामिल थे, मैं भी उस टाइम 4 बजे करीब से वहाँ था। तो रणबीर गंगवा जी से भी यही अपील है कि मंत्री जी होने के नाते, बरवाला हल्के से जीतने के नाते, कि यहाँ पर एक स्टेडियम जरूर बनवाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे नशा पता छोड़ के और खेल से नाता जोड़ के और दिखाएं, पूरी दुनिया में भारत का नाम कराएं और ऐसा करके कमाल दिखाएं कि हमारे ओलंपिक में भी मेडल आए और भी मेडल आए। तो ऐसा बरवाला का नाम कराएं, मैं अपील करूंगा हमारे मंत्री जी। तो फिर तो आपके सपनों पे पानी फिर जाएगा। जब सारा कुछ वो कर देंगे तो आप प्रधानमंत्री बन के आप क्या करेंगे? देखो, बहुत बड़ी बात कही है। मैं तो देश को रोजगार दूंगा, उनके पास रोजगार है ही नहीं अभी। ये तो मेरा तो मेन काम है रोजगार का। ये देख लीजिए, फिलहाल जो है श्री भगवान जी ने कह दिया। हम इनसे यही कहवाना चाहते थे कि सरकार के पास फिलहाल रोजगार नहीं है, ना ही कोई रोजगार का उनके पास कोई जरिया है। फिर भी हम आशा करते हैं कि ऐसे अधिकारी, ऐसे जो लेक्चरर हैं, जो गुरु हैं, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे बरवाला विकास चर्चा में जुड़े, जो सरकारी पद पर होते हुए भी सारी बातों को कह गए, और जो इनका सपना है, भगवान इस सपने को भी पूरा करे। आने वाले समय में ये देश के प्रधानमंत्री बने। जो इनकी 10 करोड़ रोजगार देने की योजना और इनकी मरोड़ है, वो भी इनकी पूरी हो। नमस्कार। शाबाश।